हेलो स्टूडेंट्स, आइए आज हम पढ़ते हैं प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल। जहां हम पढ़ेंगे आज प्रेजेंट सिंपल टेंस सामान्य वर्तमान काल या फिर कहे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस अनिश्चित वर्तमान काल। चूँकि इस काल में कोई कार्य हो नहीं रहा होता, इसमें केवल यह बताया जा रहा होता है कि कोई व्यक्ति कौन से कार्य करता है, मैं क्या कार्य करता हूँ, तुम क्या कार्य करते हो। तो वैसे में यह सामान्य वर्तमान काल होता है, सामान्य बात होता है, आम बात होता है। और जब कोई कार्य हो ही नहीं रहा होता है तो वैसे में उस कार्य के होने की अनिश्चितता रहता है कि वह कार्य हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो फिर ऐसे कार्य को जिनके होने की कोई निश्चितता न हो उसे हम अनिश्चित वर्तमान काल कहते हैं। इनका हिंदी पहचान है, यहाँ वाक्यों के अंत में ता हूँ, ती हूँ, ता है, ती है, ते हैं, ते हो इत्यादि होता है। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स है जिनसे हमें पता चल जाएगा कि यह अनिश्चित है और सामान्य है। जैसे कि मैं अंग्रेजी बोलता हूँ। अब मैं कह तो रहा हूँ कि मैं अंग्रेजी बोलता हूँ, लेकिन जब तक मैं इंग्लिश में बात नहीं करूँगा तब तक कैसे पता चलेगा कि मैं अंग्रेजी बोलता हूँ। तो यह अनिश्चित हुआ। हम क्रिकेट खेलते हैं, जब तक हम मैदान में जाएंगे नहीं, खेलेंगे नहीं, तब तक यह बात कैसे पक्का होगा कि हम क्रिकेट खेलते हैं। उसी प्रकार से वह गाना गाती है। अब कोई गाना गाती है कहने से कैसे सिद्ध होगा कि वह गाती ही है, और फिर गाती है तो अच्छा गाती है। जब तक नहीं सुनेंगे तब तक यह बात अनिश्चित है। तुम बहुत अच्छा नाचते हो। अब जब तक आप नाचेंगे नहीं यह बात कैसे श्योर होगा कि आप नाचते हैं। ये अनिश्चित काल होगा। राम गरीबों का मदद करता है। अच्छी बात है, राम मदद करता है, लेकिन जब तक हम देखेंगे नहीं हम कैसे जानेंगे कि राम मदद करता है। तो ये भी होना नहीं होना अनिश्चित है। वह सुबह 4 बजे उठता है। ये भी अच्छी बात है कि कोई 4 बजे उठता है, लेकिन जब तक हम देखेंगे नहीं तब तक कैसे कह सकते हैं कि कोई 4 बजे उठता है। क्या पता वो 8-9 बजे उठता होगा। तो यह बात भी होना या नहीं होना अनिश्चित है। वे लोग रोज़ 5 किलोमीटर दौड़ते हैं। तो ये भी अनिश्चित बात है, दौड़ते भी होंगे, शायद नहीं भी दौड़ते होंगे। इस प्रकार से हम देखते हैं कि इनमें हिंदी पहचान के रूप में वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ते हो इत्यादि हैं। आगे देखते हैं इसके स्ट्रक्चर, संरचना। संरचना के आवश्यक अंग। संरचना एक प्रकार से सूत्र होता है जहाँ सबसे पहले होता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट अर्थात कर्ता, जो कार्य को कर रहा हो, करता हो। उसके तुरंत बाद होता है हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया, जो सब्जेक्ट के बाद होता है। हेल्पिंग वर्ब से हमें पता चलता है कि कोई वाक्य कौन से काल में है। जैसे इज है तो प्रेजेंट टेंस में है, लेकिन वाज है तो पास्ट टेंस में है। इस प्रकार से हमें हेल्पिंग वर्ब से काल का ज्ञान होता है। हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद होता है मेन वर्ब, मुख्य क्रिया। ये हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है। फिर ऑब्जेक्ट होता है। ऑब्जेक्ट मेन वर्ब के बाद होता है। और सबसे अंत में होता है अदर वर्ड, अन्य शब्द, जो कि वाक्य के अंत में होता है। तो
किसी वाक्य में हम देखते हैं तो सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब हो सकता है, उसमें ऑब्जेक्ट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, और अदर वर्ड भी हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। लेकिन किसी एक वाक्य के लिए सब्जेक्ट और मेन वर्ब का होना आवश्यक होता है। यदि सब्जेक्ट एक वचन हो तब हेल्पिंग वर्ब व मेन वर्ब भी एक वचन में ही होगा, और यदि सब्जेक्ट बहुवचन हो तो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब भी बहुवचन होगा। परंतु ऑब्जेक्ट स्वतंत्र होता है, यह सब्जेक्ट पर निर्भर नहीं होता। ऑब्जेक्ट का कोई भी वचन हो सकता है, यह ध्यान रखना होगा। सब्जेक्ट के वचन जैसे कि एक वचन बॉय है और बहुवचन बॉयज है, लेकिन वर्ब के वचन सब्जेक्ट के वचन से ठीक विपरीत है। जैसे यहाँ पे रन बहुवचन है जबकि रन्स एक वचन है। सब्जेक्ट में हमने देखा कि एस लगाने से बहुवचन बनता है, जबकि वर्ब में एस या ईएस लगाने से एक वचन हो जाता है। जैसे कि गो बहुवचन है, गो को गोस लिखने से ईएस लगाने से एक वचन हो जाता है। यह बेसिक नॉलेज है। सब्जेक्ट के वचन अर्थात कर्ता के वचन, एक वचन और बहुवचन। एक वचन सब्जेक्ट और बहुवचन सब्जेक्ट। ही वह एक लड़का के लिए, सी वह एक लड़की के लिए, इट वह, और इसका टेंस में अनुवाद नहीं भी करते, वस्तु के लिए या छोटे जानवर के लिए। राम, सीता, कोई भी एक लड़का या कोई भी एक लड़की का नाम ले सकते हैं एक वचन सब्जेक्ट के रूप में। ठीक उसी प्रकार माई फ्रेंड एक वचन, योर ब्रदर एक वचन, आवर स्कूल, हिज डॉग, पर्सन, मैन, वुमन, ये सभी एक वचन हैं। हम पर्सन, मैन, वुमन, डॉग, बॉय, इनमें आर्टिकल ए एन द का उपयोग भी कर सकते हैं एक वचन के रूप में। अब बहुवचन सब्जेक्ट को देखते हैं, जिसमें सबसे पहले लिखा है आई, मैं। ये अपवाद है, बहुवचन नहीं है। ये बहुवचन जैसे नियमों का पालन करने के कारण इसे बहुवचन के साइड में लिखा गया है। वी हम या हम लोग, यू तुम या तुम लोग, दे वे या वे लोग, राम एंड सीता। अलग अलग यूज़ करें तो ये एक वचन होता है और एक साथ यूज़ करें तो ये बहुवचन हो जाता है। ठीक उसी प्रकार माई फ्रेंड कहने से एक वचन है, माई फ्रेंड्स कहने से बहुवचन है। एस लगा देने से बहुवचन हो गया है। योर ब्रदर्स, ऑल स्कूल्स, हिज डॉग्स। यहाँ हम इन बहुवचन शब्दों के साथ आल, सम, मैनी का उपयोग कर सकते हैं। जैसे कि अ बॉय एक लड़का, ऑल बॉयज सभी लड़के, सम बॉयज कुछ लड़के, मैनी बॉयज बहुत से लड़के या कई लड़के। तो हम बहुवचन के साथ आल, सम, मैनी या द का उपयोग कर सकते हैं। इन बेसिक नॉलेज को हमें न केवल प्रेजेंट सिंपल में बल्कि टेंस के हर एक पार्ट में ध्यान रखना होगा। सब्जेक्ट की जो नॉलेज है उसको, जैसे एक बार एक वचन के लिए कोई नियम बताया जाए तो इन सभी में लागू आप कर सकते हैं, और बहुवचन के लिए नियम बनाया जाए तो इन सभी बहुवचन सब्जेक्ट में आप लागू कर सकते हैं। तो हमने देखा सब्जेक्ट में हम एस लगाते हैं तो बहुवचन हो जाता है। आगे हम बात करते हैं वर्ब के वचन
यानी क्रिया के एकवचन और बहुवचन। तो एकवचन वर्ब, बहुवचन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब का भी एकवचन और बहुवचन होता है। जैसे डज एकवचन है और डू बहुवचन है। ये बाकी हेल्पिंग वर्ब टेंस के अन्य अंग में उपयोग होगा। तो हमने देखा वर्ब जो है नाउन सब्जेक्ट से अलग होता है। एस या ई एस लगा हुआ ये एकवचन है और जिसमें एस ई एस नहीं लगा है बहुवचन है। जबकि सब्जेक्ट में ऐसा नहीं था, वहाँ एस ई एस लगा हुआ बहुवचन होता है। अब हम देखते हैं मेन वर्ब में एकवचन और बहुवचन। देखिए मेन वर्ब में रन बहुवचन है और रन्स एकवचन है। वैसे प्लेस एस लगा हुआ एकवचन है, प्ले बहुवचन है। गोस ई एस लगा है एकवचन है, जबकि गो बहुवचन है। टीच एकवचन, टीच बहुवचन। वासेस एकवचन है, जबकि वास बिना ई एस के ये बहुवचन है। ट्राइस एकवचन और ट्राई बहुवचन। क्राइस एकवचन और क्राई बहुवचन। क्राइस आई ई एस लगा है, यह एकवचन है, जबकि क्राई ये बहुवचन है। हमें वर्ब का वचन, एकवचन, बहुवचन जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि यदि सब्जेक्ट एकवचन है तो उसमें एकवचन सब्जेक्ट के साथ इस प्रकार के वर्ब यूज़ होता है प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। और यदि सब्जेक्ट बहुवचन है तो इस प्रकार के मेन वर्ब का उपयोग करते हैं और इस प्रकार से हेल्पिंग वर्ब का उपयोग करते हैं। इसलिए यह जानना भी बहुत ज़रूरी है। तो अब तक जो हमने देखा वो सभी बेसिक नॉलेज थी, जो कि न केवल प्रेजेंट के सिंपल और या इंडेफिनिट में काम आएगा बल्कि अन्य पार्ट में भी काम आएगा। अब हम शुरू करते हैं मूल रूप से इसका अध्ययन को। एकवचन सब्जेक्ट के लिए स्ट्रक्चर। इसके लिए स्ट्रक्चर है, सूत्र है सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। तो एकवचन सब्जेक्ट होने पर एस लगाना अनिवार्य है और ई एस लगाने के लिए कुछ कंडीशन है, शर्त है। और यहाँ स्ट्रक्चर में हेल्पिंग वर्ब नहीं दिख रहा है, जबकि मैंने कहा है कि हेल्पिंग वर्ब होना स्ट्रक्चर में यह आवश्यक है। तो इसमें हमें हेल्पिंग वर्ब को बाद में लेना होता है, जो कि है डज। डज हेल्पिंग वर्ब है। जैसे कि एग्जाम्पल है राम प्लेस, राम खेलता है। ही प्लेस चेस, वह शतरंज खेलता है। रानी रीड्स, रजनी रीड्स, रजनी पढ़ती है। सी रीड्स इंग्लिश, वह अंग्रेजी पढ़ती है। माई फ्रेंड हेल्प्स मी, मेरे दोस्त मुझे मदद करते हैं। आवर स्कूल स्टार्ट्स एट 11 AM, हमारा स्कूल 11 बजे लगता है, यह शुरू होता है। तो हमने देखा यहाँ पे सभी सब्जेक्ट एक वचन हैं और हमने इनके सभी मेन वर्ब के साथ एस लगाया है। तो एस लगाना अनिवार्य है यहाँ पे। अब हम इनसे अन्य वाक्य बनाना सीखते हैं, जैसे कि अफर्मेटिव सेंटेंस है राम प्लेस, राम खेलता है। यहाँ हेल्पिंग वर्ब डज का उपयोग करेंगे। राम डज नॉट प्ले। देखिए जो एस हमने लगाया है उसे हम बाद में हटा देते हैं। राम नहीं खेलता है। जो भी एस हमने लगाया है वो सभी एस अफर्मेटिव सेंटेंस बस में होता है। हम नेगेटिव, इंट्रागेटिव इन सभी वाक्यों से एस को हटा लेते हैं। फिर हम पहले वाक्य में डज हेल्पिंग वर्ब को लेकर पूरा लिख देते हैं, जैसे कि
डज राम प्ले। ठीक इसी प्रकार से दूसरे वाक्य में से डज को वाक्य के शुरू में लिखने पर बनता है डज राम नॉट प्ले, क्या राम नहीं खेलता है। फिर हम क्वेश्चन वर्ड WH क्वेश्चन वर्ड को तीसरे और चौथे वाक्य में रख के बना सकते हैं और भी वाक्य, जैसे वाट डज राम प्ले, राम क्या खेलता है। वाई डज राम प्ले, राम क्यों खेलता है। वेन डज राम प्ले, राम कब खेलता है। इस प्रकार से हम कोई भी WH क्वेश्चन वर्ड रख के भी बना सकते हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि पहले वाक्य राम प्लेस में हम यहाँ पे डज नॉट लिए, नेगेटिव बना, राम नहीं खेलता है। फिर पहले वाक्य में हम शुरू में डज लिए, तीसरा वाक्य बना क्या राम खेलता है। फिर दूसरे वाक्य से डज को वाक्य के सामने लिखे, चौथा बन गया क्या राम नहीं खेलता है। फिर यहाँ पे वाट लगा दिए, वाट WH क्वेश्चन वर्ड, तो राम क्या खेलता है, इस प्रकार से बना, जिसका हिंदी अनुवाद होता है राम खेलता है, राम नहीं खेलता है, क्या राम खेलता है, क्या राम नहीं खेलता है, राम क्या खेलता है। वेन रखने से राम कब खेलता है, वेयर रखने से राम कहाँ खेलता है, इस प्रकार से होगा। जिस प्रकार से हमने राम प्लेस से बनाया है इन वाक्यों को, ठीक उसी प्रकार से बाकी इन सभी वाक्यों को आप बनाकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। जो एस लगा हुआ है ये सभी एस अफर्मेटिव सेंटेंस में होता है, उसके बाद हटा लिया जाता है। और आप जो डज है और नॉट है, डज नॉट है, उसको सब्जेक्ट और मेन वर्ब के मध्य रखेंगे। जैसे यहाँ माई फ्रेंड है तो माई और फ्रेंड के बीच में नहीं रखना है, यहाँ पे रखना है डज नॉट को। अवर स्कूल है तो यहाँ नहीं रखना है आपको बीच में डज नॉट को, यहाँ होगा डज नॉट और इसको हटा लेना है। चूँकि हमने स्ट्रक्चर में ES का उपयोग भी देखा था वर्ब के साथ, तो वो हम इन कंडीशन में उपयोग करते हैं। सब्जेक्ट वही होगा एक वचन और वर्ब के अंत में यदि OCH SH S डबल S या एक स हो तभी हम वर्ब के साथ ES का उपयोग करते हैं। जैसे कि सीता गोस टू रिवर, सीता नदी जाती है। सी वाशेस क्लॉथ्स, वह कपड़े धोती है, कपड़े साफ करती है। तो यहाँ गो है ओ, इसलिए ES लगाए हैं और सब्जेक्ट एक वचन सीता है। सी एक वचन है, एक लड़की के लिए यूज़ होता है और वाश में SH है इसलिए ES लगा है। राजू वॉच न्यूज़, राजू समाचार देखता है तो CH है इसलिए ES लगाए हैं। ही टीच अस मैथ्स, वह हमें गणित पढ़ाता है। यहाँ CH है इसलिए ES लगाए हैं और सब्जेक्ट एक वचन है। थीफ क्रॉसेस हियर, चोर यहाँ से पार होता है, यहाँ से जाता है, आगे जाता है। यहाँ पे हम देख सकते हैं एस या डबल एस है इसलिए ES का उपयोग किए हैं। और थीफ एक चोर है, एक वचन है। ही परप्लेक्सेस टू स्टील द पीपल, वह लोगों को चोरी करने के लिए परेशान करता है। परप्लेक्स यानी घबराना या परेशान करना, किसी को घबराहट में डालना। इस प्रकार से हम देखते हैं कि सब्जेक्ट अनिवार्य रूप से एक वचन हो और उनके साथ उपयोग होने वाले वर्ब इस प्रकार से हो जिसके अंत में OCH SH S या एक स हो, तो हम उसमें S न लगाकर ES लगाते हैं, जो कि केवल अफर्मेटिव सेंटेंस में होता है। नेगेटिव इंटरोगेटिव बनाते समय ES को हटा लिया जाता है, जैसे कि हम देख सकते हैं। राजू वॉच न्यूज़, राजू समाचार देखता है, ये अफर्मेटिव है। नेगेटिव में राजू डज नॉट वॉच न्यूज़, तो हम वॉच में से ES को हटा दिए, ये केवल हो गया वॉच। और डज नॉट का उपयोग हम राजू और वॉच के बीच में यहाँ पे किया।
उसके बाद इंटरगेटिव सेंटेंस को हम यहाँ डज लेकर बनाएंगे। जैसे डज राजू वॉच न्यूज़। डज राजू वॉच न्यूज़, क्या राजू समाचार देखता है। ठीक इसी प्रकार से हम दूसरे वाक्य से डज को राजू के पहले लिख देते हैं। डज राजू नॉट वॉच न्यूज़, ये है डज राजू नॉट वॉच न्यूज़, क्या राजू न्यूज़ नहीं देखता है, समाचार नहीं देखता है। हमने ईएस को सभी जगह से हटा दिए हैं, अफर्मेटिवस में है, यहाँ सब जगह से ईएस हटा दिया गया है। अब हम इस तीसरे वाक्य में इंटरगेटिव में वाई रख दिए उसके शुरू में। वाई डज राजू वॉच न्यूज़, राजू समाचार क्यों देखता है। तो जिस प्रकार से हमने ये राजू वाले वाक्य को बनाए हैं 4 से 5 सेंटेंस, ठीक उसी प्रकार से आप इन सभी वाक्यों का प्रैक्टिस कर सकते हैं, जहाँ पे ईएस जो है वर्ब के साथ केवल अफर्मेटिव सेंटेंस में होगा। आप नेगेटिव इंटरगेटिव बाकी सेंटेंस को बनाते समय ईएस को हटा सकते हैं। और ईएस आपको ऑब्जेक्ट से नहीं हटाना है, जैसे क्लॉथ्स में ईएस है नहीं हटाना है, न्यूज़ में एस है लास्ट में उसको नहीं हटाना है, मैथ्स में है, ये केवल वर्ब के लिए कहा जा रहा है। अब हम आगे बात करते हैं बहुवचन सब्जेक्ट के लिए स्ट्रक्चर की, जहाँ हेल्पिंग वर्ब है डू, सब्जेक्ट मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। इस स्ट्रक्चर में भी पहले से हेल्पिंग वर्ब नहीं है, सो उसे हमें बाद में लेना होगा जो कि डू है। तो बहुवचन सब्जेक्ट में हम अपवाद आई से शुरू करते हैं, जो कि एक वचन है पर बहुवचन जैसे नियम फॉलो करता है। ये आई स्पीक इंग्लिश, यहाँ हम देख सकते हैं इसमें एस या ईएस कुछ नहीं लगा है, जबकि एक वचन सब्जेक्ट होने पर एस लगाते हैं हम। आई स्पीक इंग्लिश, मैं अंग्रेजी बोलता हूँ। वी प्ले क्रिकेट, हम क्रिकेट खेलते हैं। यू चीट योर फ्रेंड्स, तुम अपने दोस्तों को ठगते हो, धोखा देते हो। दे गो टू मार्केट, वे बाज़ार जाते हैं। राम एंड श्याम कम माई होम, राम और श्याम मेरे घर आते हैं। माई फ्रेंड्स हेल्प मी, मेरे दोस्त मुझे मदद करते हैं। ऑल स्कूल क्लोज ऑन संडे, हर स्कूल रविवार को बंद रहता है, सभी स्कूल रविवार को बंद रहता है। सम स्टूडेंट्स डू देयर होमवर्क, कुछ विद्यार्थी अपना होमवर्क करते हैं। मैनी पीपल वर्क हियर, यहाँ बहुत से लोग काम करते हैं। इसको हम नेगेटिव इंटरगेटिव में बना देते हैं। नेगेटिव में मैनी पीपल डू नॉट वर्क हियर, बहुत से लोग यहाँ काम नहीं करते। अब पहले वाक्य में हम डू लेंगे तो तीसरा वाक्य इंटरगेटिव बनेगा। डू मैनी पीपल वर्क हियर, क्या यहाँ बहुत से लोग कार्य करते हैं। डू मैनी पीपल वर्क हियर। अब हम दूसरे वाक्य से चौथे वाक्य को बनाएंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं। दूसरे सेंटेंस में डू को हम यहाँ रख देंगे, बाकी को ऐसे ही लिख देंगे। डू मैनी पीपल नॉट वर्क हियर, क्या बहुत से लोग यहाँ काम नहीं करते। और यदि हमें WH वर्ड लेना होगा क्वेश्चन वर्ड, तो यहाँ और यहाँ ले सकते हैं। जैसे वाई डू मैनी पीपल वर्क हियर, यहाँ बहुत से लोग काम क्यों करते हैं। या फिर हाउ डू मैनी पीपल वर्क हियर, यहाँ बहुत से लोग काम कैसे करते हैं। इस प्रकार से हम WH वर्ड भी ले सकते हैं। आपको ध्यान रहे बहुवचन सब्जेक्ट में आपको डू नॉट का उपयोग करते हुए मेन वर्ब और सब्जेक्ट के मध्य लेना है। जैसे कि यहाँ पे मैनी पीपल एक साथ सब्जेक्ट है, तो हमने डू नॉट को पीपल और वर्क के बीच में लिखा है, मैनी और पीपल के बीच में नहीं लिखना है। और डू को जब सामने रखेंगे तो मैनी के
पहले होगा और इस प्रकार से हम 4 वाक्य या 5 वाक्य बना सकते हैं। तो जिस प्रकार से हमने मैनी पीपल, सब्जेक्ट और वर्क से यहाँ 4 वाक्य बनाए, ठीक उसी प्रकार से आप प्रैक्टिस इधर इनमें सब में कर सकते हैं। आप आई स्पीक इंग्लिश, वी प्ले क्रिकेट, यू चीट योर फ्रेंड्स, दे गो टू मार्केट, इन सब से इसी प्रकार से 4 सेंटेंस बनाएं और आगे की प्रैक्टिस हम और करेंगे। यह वीडियो हालांकि बड़ा है, लेकिन डाउट्स क्लियर करने के लिए इस प्रकार से बेसिक नॉलेज यहाँ दिया गया है, जो कि न केवल टेंस की इस पार्ट में बल्कि आगे भी उपयोगी होगा। अगर आपको यह टेंस अच्छे से समझना है तो यहाँ ध्यान रखना होगा एक वचन और बहुवचन सब्जेक्ट को एक वचन के साथ डज हेल्पिंग वर्ब लगता है और बहुवचन के साथ डू हेल्पिंग वर्ब लगता है। अन्य कोई भी पार्ट टेंस के इतना लॉन्ग नहीं हो सकता, विस्तृत नहीं हो सकता। यहाँ पे 2 हेल्पिंग वर्ब है जो कि स्ट्रक्चर में पहले से ही दिखाई नहीं पड़ता, जैसे कि ये स्ट्रक्चर में डू पहले से नहीं है और डज भी नहीं रहता है पहले से। तो याद करना पड़ता है कि एक वचन के साथ डज और बहुवचन के साथ डू लगाना है और साथ ही उन लगा हुआ एस या ई एस को हमें बाद में हटा भी देना होता है। इस प्रकार से ये कन्फ्यूज़न भरा है, तो सब्जेक्ट को वचन के हिसाब से याद रखना होगा। फिर इसके बाद टेंस बहुत ही आसान है, जैसे कंटिन्यूअस है, परफेक्ट है, सभी बहुत ही आसान है। और ये बात बेस्ट होगा अगर आप इसे नोट कर लेते हैं, तो नोट बनाकर रखना बहुत अच्छा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक इट प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। अगर आपको कोई भी समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर भेजें।